नमस्ते दोस्तों, पेश है सामान्य ज्ञान। आज का करेंट अफेयर्स। ठीक है, ये करेंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। विभिन्न समाचार पत्रों से या पत्रिकाओं से सिलेक्शन करके लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक दुनिया की तीसरे पायदान पर होगी, यानी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो कब तक होगी ये? 2029 तक ये भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के तीसरे पायदान में, तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगी। ठीक है, वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर भारत ने 5वां स्थान हासिल किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ने अपने एक रिसर्च पेपर के अनुसार भारत अगले 7 साल यानी 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर भारत का ग्रॉस घरेलू यानी जीडीपी का हिस्सा फिलहाल 3.5% है और साल 2014 में ये 2.6 था और 2027 तक ये 4% हो सकती है। और फिलहाल बेसिक जीडीपी में जर्मनी की हिस्सेदारी 4% है। अभी जर्मनी की जीडीपी 4% है। ठीक है, और विकास के मौजूदा दर पर 2029 तक भारत जापान को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, ये अनुमान लगाएगा कि जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उससे जानकारों का कहना है कि भारत 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगला प्रश्न है, बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया है ना? बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया? तो ये आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने। ओलंपिक में भारत को ज़्यादा पदक दिलाने का लक्ष्य को लेकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ता एस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की टीम के साथ मिलकर एक कारगर किफ़ायती विश्लेषण प्लेटफॉर्म को विकसित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य होगा 2024 ओलंपिक मुक्केबाजी में भारत के पदक की संख्या में बढ़ोतरी करना। ठीक है, स्मार्ट बॉक्सर नामक विश्लेषण प्लेटफॉर्म का विकास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स साइंस इन इंट्रोडक्शन कर रहा है, यानी स्मार्ट बॉक्सर के नाम से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। ये मल्टी वर्जन सॉफ्टवेयर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सक्षम सेंसर और वीडियो कैमरा से उपयोग से फीडबैक और प्रदर्शन का मूल्यांकन सामने रखकर भारतीय एथलीटों को उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा में जबरदस्त बढ़त दिलाएगा। कर्नाटक के बेलारी स्थित एस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में मुक्केबाजी के प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए स्मार्ट बॉक्सर लगाया जाएगा, यानी ये कर्नाटक में लगाया जाएगा। ये बेलारी में स्मार्ट बॉक्सर सॉफ्टवेयर आईआईएस के फीडबैक के आधार पर स्मार्ट बॉक्सर के एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के बदलाव किए जाएंगे। इस तरह से कोच और मुक्केबाज इस सॉफ्टवेयर का अधिक कारगर उपयोग कर पाएंगे। स्मार्ट बॉक्सर खिलाड़ियों के प्रदर्शन की पहचान, समझ विकसित करने और सुधारने में कोच और उच्च कोटि के एथलीट के बीच एक सेतु का काम करेगा, है ना। स्मार्ट बॉक्सर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा एथलीट में ज़्यादा अंक लाने के लिए। ठीक है, और एक कर्नाटक के बेलारी में लगाया जाएगा और खिलाड़ियों और कोच के बीच एक सेतु काम करेगा ताकि उसको परफॉर्मेंस को विकसित किया जाए। यानी सरकार का इसका मुख्य उद्देश्य है 2024 को जो ओलंपिक होने वाला है उसमें भारत को ज़्यादा पुरस्कार लाया जाए। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। साइरस मिस्त्री कौन थे जिनका हाल में कार दुर्घटना में निधन हो गया? तो एक टाटा सन्स के चेयरमैन थे वो। ठीक है, लेकिन वो पहले से एक उद्योगपति घराने से बिलोंग करते हैं। साइपर मिस्त्री टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे और वे एक मशहूर बिजनेसमैन पलोंजी के बेटे थे। इनका जन्म मुंबई में 4 जुलाई 1968 में हुआ था। साइरस ने लंदन बिजनेस स्कूल ऑफ इंपीरियल कॉलेज से पढ़ाई की थी। साइरस 1990 से लेकर 2009 तक टाटा एलेक्सी के डायरेक्टर भी रहे हैं तथा साल 2006 तक टाटा पावर कॉरपोरेशन के निदेशक भी रहे हैं। साल 2013 में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स ने चेयरमैन बनाया था। इसके साथ टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा पावर, टाटा टेली सर्विसेज, इंडियन होटल्स, टाटा ग्लोबल सर्विसेज, बेवरेज, टाटा केमिकल्स के भी चेयरमैन बन गए थे। यानी एक के बनने बस सबके बन जाते हैं, वो ऐसा सिस्टम होता है उसका बस। ठीक है, साल 2016 में साइरस मिस्त्री और टाटा ग्रुप के बीच अनबन शुरू हो गई, है ना, कुछ अनबन, और तब टाटा सन्स के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन से हटा दिया। ठीक है, ठीक, क्लियर। टाटा सन्स के फाउंडेशन को भी मेन मालिक को ना JRD टाटा निधन। JRD टाटा, इनका हेड ऑफिस कहाँ है? जमशेदपुर, झारखंड, बिहार। ठीक है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सही जवाब क्या आएगा? M दुरेस्वामी। ठीक है, केंद्र सरकार ने न्यायाधीश M दुरेस्वामी को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की अधिसूचित किया। वह वर्तमान समय में न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी की सेवानिवृत्ति के बाद पद संभालेंगे।
अभी जो मुनीश्वर नाथ भंडारी उनका रिटायर हो चुके हैं, तो इसकी पोस्ट पे ये आने वाले हैं। न्यायाधीश दुर्स्वामी ने मद्रास लॉ कॉलेज से BL की डिग्री प्राप्त की और जनवरी 1987 में तमिलनाडु और पांडिचेरी की एक बार काउंसिल में एक वकील रूप में दाखिला लिया था। ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश SS वेंकट चलमूर्ति के साथ जूनियर के रूप में काम किया है। न्यायाधीश दुर्स्वामी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक वकील के रूप में अभ्यास किया और उन्हें 1997 से लेकर 2000 की अवधि के लिए केंद्र सरकार के अस्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 2009 में उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और 2011 में अस्थायी न्यायाधीश बने। ठीक है, तमिलनाडु राजधानी मद्रास है, वहाँ के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन और राज्यपाल है R.N. रवि। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस पर द स्टेट टीचर्स पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो मनीष सिसोदिया जी ने। शिक्षा मंत्री कौन है ये? शिक्षा मंत्री है दिल्ली के। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में 118 शिक्षकों को द स्टेट टीचर्स पुरस्कार से नवाजा। यह पुरस्कार समारोह त्यागराज स्टेडियम परिसर में आयोजित किया गया था। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, छठा प्रश्न है, ICC ODI रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन देश पहुंचा? एक्चुअली ICC रेटिंग हर बार जो है ना रैंकिंग निकालता रहता है, तो इसमें अभी इंग्लैंड पहुंचा नंबर 1 पे। अभी नंबर 1 पर इंग्लैंड पहुंचा, उसका कितना है? 119 पॉइंट। 8 सितंबर 2022 को जारी की गई ICC ODI रैंकिंग में इंग्लैंड 19 रैंकिंग के साथ पहले नंबर पर बनी। इसलिए इसकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, इसकी रैंकिंग 17 है। ठीक है, और ICC ODI रैंकिंग तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पाकिस्तान, 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 6वें नंबर पर दक्षिण अफ्रीका और 7वें नंबर पर बांग्लादेश, 8वें नंबर पर श्रीलंका और 9वें नंबर पर वेस्ट इंडीज, 10वें पर अफगानिस्तान है। ठीक है, और ICC ODI बैट्समैन रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम 890 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर बने, 789 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के रेसिव बेन डर हुसैन और टॉप 10 में दक्षिण अफ्रीका के किट्स डी कॉक। पाकिस्तान के इमाम उल हक चौथे नंबर पे, भारत के विराट कोहली 5वें, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर 6वें, भारत के रोहित शर्मा 7वें, इंग्लैंड के जॉनी वेयरस्टो 8वें, न्यूजीलैंड के रॉस टेलर 9वें और न्यूजीलैंड के केन विल्सन 10वें नंबर पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, PM मोदी ने हाल ही में कहाँ वर्चुअली पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया दोस्तों? अहमदाबाद में किया। ठीक है, अहमदाबाद में नवभारत साहित्य मंदिर द्वारा आयोजित पुस्तक मेले के उद्घाटन में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुआ, यानी वर्चुअली शामिल हुए वहाँ पे। PM ने कहा कि पुस्तक और ग्रंथ ये दोनों हमारी विद्या उपासना के मूल तत्व हैं। जब मैं गुजरात में आप सबके बीच था तब गुजरात में भी वांचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था। वांचे मैंने पढ़ना, किताब पढ़ो, वांचे मैंने होता है पढ़ना। आज कलम नो कार्निवल जैसे अभियान गुजरात के उस संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। हम स्वतंत्रता संग्राम की भूली बिसरी कहानियों के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो पुस्तक मेलों का आयोजन हमेशा ऐसा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किताबें पढ़ने से व्यक्ति को जीवन में नए विचार उत्पन्न करने में मदद मिलती है। आइए पढ़ने की आदत डालें, चाहे किताब हो या शास्त्र, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, शिक्षा या प्रकार जो भी हो अवश्य पढ़ो, विद्या प्रकार जो भी हो अवश्य पढ़ो, है ना। किताब पढ़ना चाहिए कि नॉलेज हमें रोज़ का कुछ सीखना चाहिए दोस्तों, इसलिए हमें किताब पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। 8वां प्रश्न है, रामचंद्र मांझी कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? ये कलाकार थे। क्या थे? वो एक कलाकार थे। रामचंद्र मांझी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित तथा भिखारी ठाकुर की नाटक मंडली के सदस्य रहे हैं और लोंडा नाच के लिए बेहद मशहूर कलाकार हैं। ठीक है, रामचंद्र मांझी ने बिहार की लोक संस्कृति को एक अलग पहचान दी थी। लोंडा नाच को उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान दी थी। रामचंद्र मांझी ने भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के सहयोगी रहे हैं, है ना। भोजपुरी शेक्सपियर कौन है? भिखारी ठाकुर के सहयोगी है। 10 साल की उम्र में उन्होंने भिखारी ठाकुर को गुरु बनाकर स्टेज पर पाँव रख दिया था। रामचंद्र मांझी को वर्ष 2017 में संगीत अकादमी अवार्ड से नवाजा गया और वही पिछले साल वर्ष 2021 में रामचंद्र मांझी को उनकी कला और योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, 9वां प्रश्न है, हाल में किसने डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने के वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा साहब। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में पहला हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक के गणराज्य के जेकब वादलेचो को पछाड़ा और उन्हें 5वें प्रयास में 86.54 मीटर भाला फेंका। जर्मनी के जूलियन वेबर 83.73 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे और इस जीत के साथ नीरज ने
23.98 लाख रुपयों की पुरस्कार राशि जहाज जीत की साल हासिल की और डायमंड ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया। नीरज ने दोहा में हुई पहली और सिलेसिया में हुई तीसरी डायमंड लीग में भी हिस्सा नहीं लिया था। स्टॉकहोम में उन्हें 89.94 मीटर भाला फेंक कर इसकी राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया था, लेकिन उन्होंने इस दूरी के बावजूद रजत पदक जीता। लुसाना में वह विजेता बने और अब फाइनल में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। वो बर्मिंघम राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि उसको चोट लग गया था, चोटिल थे उस टाइम, ठीक है। इसके बाद उन्हें चोट से उबरते हुए लुसान डायमंड लीग में 89.08 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। 10वां और लास्ट प्रश्न है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? मोपा, ये दोस्तों ये गोवा में हुआ है, गोया नहीं गोवा, ये गोवा में हुआ है, ठीक है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में हुआ उसका उद्घाटन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कौशल विकास केंद्र पहले से ही यहाँ चल रहे हैं, जहाँ छात्रों को परियोजना में रोजगार के उद्देश्य से प्रशिक्षित किया जा रहा है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू होने के बाद तटीय राज्य के दाबोलिम हवाई अड्डा बंद नहीं किया जाएगा और वहाँ का उड़ानों का संचालन चलता रहेगा। हवाई अड्डे का निर्माण GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया गया, जो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। मोपा हवाई अड्डा BOT मॉडल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के तहत बनाया गया है, जिसे GMR द्वारा GGIL के माध्यम से 40 साल की अवधि के लिए कॉन्टैक्ट है उसका, व्यापक तौर पर लीज है, 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दाबोलिम हवाई अड्डे पर रोजाना केवल 70 उड़ानें ही उतर पाती है, क्योंकि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक किसी भी लैंडिंग की अनुमति नहीं होती है। अरे दोपहर 9 बजे 2 से 2 बजे तक लैंडिंग नहीं होती है। मोपा हवाई अड्डे के चालू होने के बाद गोवा में उतरने वाली उड़ानों की संख्या 150 हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो का मान इंतजार करिए ताकि और सारे प्रश्न ले आएंगे, अच्छे प्रश्न। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।